नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम तब क्या होगा में, जिसमें हम बात करते हैं स्टेट प्लानिंग को लेकर के। और आज एक बड़े ही दिलचस्प विषय के साथ हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। देश में 90% लोग अपनी संपत्ति को ही पैतृक मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि अधिकतर लोग जिन संपत्तियों को पुश्तैनी मानते हैं वो दरअसल कानूनी तौर पर वैसी होती ही नहीं है। आज हम सुलझाएंगे पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए तमाम छोटे बड़े सवालों को लेकर को सुलझाने की कोशिश होगी, ताकि आपका हक भ्रम का शिकार ना हो। तो आज के शो में नजर डालते हैं पहले जरा ऑन द शो में कि किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर में पैतृक संपत्ति की कानूनी परिभाषा है क्या, जिसको हम और आप पैतृक संपत्ति मान के चल रहे हैं, वाकई में वो पैतृक संपत्ति है भी या नहीं। इसके बाद बात करेंगे वसीयत, गिफ्ट और ट्रांसफ़र के असर को लेकर के। इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे बेटियों और पोतों के अधिकार को लेकर के। ये भी काफ़ी दिलचस्प विषय है और इस पर भी डिटेल में बातचीत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण विषय बंटवारे के तरीके और विवाद का समाधान। ये हर दूसरे घर की कहानी है और यहाँ पर तमाम जो विवाद सामने निकल करके आते हैं उसका समाधान कैसे किया जाए, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम का आगाज करें और आज के विशेष मेहमान से आपको रूबरू कराएं, उससे पहले जान लेते हैं लखनऊ के संजय वर्मा जी की कहानी। उन्हें क्यों नहीं मिल पाया अपनी पैतृक संपत्ति का हिस्सा। लखनऊ के संजय वर्मा को हमेशा यही लगा कि उनका पुश्तैनी घर उनका हक है, लेकिन जब उन्होंने अपने हिस्से के लिए दावा किया तब पता चला कि उनके पिता ने वो घर वसीयत में अपने छोटे बेटे को दे दिया था। संजय ने कोर्ट में केस किया, लेकिन अदालत ने कहा कि चूंकि ये संपत्ति पहले ही वसीयत के जरिए ट्रांसफर हो चुकी है, इसलिए ये अब पैतृक नहीं रही। इस केस ने साबित कर दिया कि कानूनी समझ के बिना हम अपना हक भी खो सकते हैं। तो आप इस तरह की किसी उलझन में ना फंसें, इसके लिए आज का ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और इस तमाम गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दीपक जैन जी, जो कि नेक्स्ट जेन स्टेट प्लानिंग सोल्यूशन के फाउंडर डायरेक्टर हैं। डॉक्टर जैन स्टेट प्लानिंग और उत्तराधिकार और फैमिली वेल्थ ट्रांसफ़र जैसे विषयों के एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। पहली चीज़ आपसे तो यही जानना चाहेंगे सर कि कानूनी रूप से अगर हम देखें तो अब तक हम लोग जो बचपन से सुनते आए हैं, समझते आए हैं, वो यही कि जो बाप दादा की संपत्ति है वही पैतृक संपत्ति होती है। लेकिन क्या कानूनी टर्म में भी यही कहानी है या क्या बदलाव है? तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। 90% प्रॉपर्टी जिसको लोग पैतृक मानते हैं वो पैतृक है ही नहीं, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ही नहीं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी बने उसके लिए कुछ कंडीशंस मीट होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, ये सोनली थ्रू मेल्स के थ्रू आनी चाहिए, मतलब इसमें खाली मेल लीनियज के थ्रू आए, राइट, पुरुषों के थ्रू आए। अगर एक बीच में एक भी लेडी आ गई तो ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल नहीं रहेगी। मेरी दादी से आई प्रॉपर्टी, मेरी बुआ से आई प्रॉपर्टी, मेरी माँ से आई प्रॉपर्टी, वो एंसेस्ट्रल हो ही नहीं सकती। उसको खाली मेल के थ्रू आना चाहिए सोनली। दूसरा, ये अनडिवाइडेड होनी चाहिए। इसमें आपको आपका हिस्सा नहीं पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हम 4 भाइयों की प्रॉपर्टी है, किसका कौन सा हिस्सा ही नहीं पता, पर 1/4 हिस्सा है जी हमारा। तो ये 4 नाम पे जॉइंटली है, तो और इसमें मुझे अपना हिस्सा नहीं पता। अगर प्रॉपर्टी एक बार डिवाइड होके पर्सनल नाम पे आ गई तो ये एंसेस्ट्रल नहीं रहेगी। और इसे अनडिवाइडेड होना चाहिए सिंस 1956। अगर 1956 के बाद एक बार भी बढ़ गई तो ये एंसेस्ट्रल नहीं रही। कोई भी प्रॉपर्टी अगर विल या गिफ्ट से ट्रांसफ़र हो गई एक बार तो एंसेस्ट्रल नहीं रही। तो अगर ये चारों कंडीशंस मीट होती हैं तो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल बनती है। मतलब 1956 से प्रॉपर्टी से पहले से प्रॉपर्टी आ रही है, मेल्स के थ्रू आ रही है, अनडिवाइडेड चली आ रही है और इसमें बीच में कोई गिफ्ट विल नहीं बनी, तो ये एंसेस्ट्रल है। अदरवाइज एंसेस्ट्रल नहीं है। अब ये उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई जिसके पास है, और वो किसी को भी दे सकता है। जो उसको आप दादा लाई प्रॉपर्टी बोलते हो ना हमारे यहाँ गाँव में, वो दादा लाई है तो दादा लाई, पर एंसेस्ट्रल नहीं है। ओह, ये आपके मतलब आज के इस कार्यक्रम में नई बात पता लगी और ये हमारे दर्शकों को भी ये पहली बार पता लगा होगा कि भाई ये कितने सारे पेच होते हैं। सर, लेकिन ये ज़रा मुझे समझाइए कि आखिर में कौन सा ऐसा पैरामीटर है, वो कौन सा आधार है जिसके आधार पर किसी संपत्ति को हम मान सकते हैं कि हाँ ये पैतृक संपत्ति है, और
कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें आपने बताई, लेकिन थोड़ा अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकें कि जो पैतृक संपत्ति नहीं रह जाती है। नहीं तो बेसिकली मैंने बताया एंसेस्ट्रल क्या है, ये आपकी पिछली मेल जनरेशन से आ रही हो, 4 जनरेशन तक मानते हैं परदादा से, राइट। ये बीच में कोई फीमेल नहीं आई हो, ये अनडिवाइडेड चल रही है। गांव में खेत है, 4 भाइयों का है, हमें पता है 1/4 हमारा है, पर कौन सा 1/4 ये नहीं पता आज तक। तो 4 नाम पे वो खसरा है, 4 नाम लिखे हुए हैं उसमें। हमारे बाद हमारे बच्चों के नाम ऐड हो जाएंगे, वो 8 हो जाएंगे नाम। पर अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं या आपसे पूछूं आपका इस पूरी ज़मीन में से कौन सा हिस्सा है, आपको नहीं पता, क्योंकि वो अनडिवाइडेड चला रहा है। तो ये अनडिवाइडेड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, बीच में कोई गिफ्ट या विल नहीं आनी चाहिए। अगर एक बार विल या गिफ्ट हो गई तो वो पैतृक नहीं रहती, राइट। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे उसमें कि प्रॉपर्टी में अगर ये सब कंडीशंस मीट हो रही हैं तो ये पैतृक है, एंसेस्ट्रल है, अदरवाइज सेल्फ एक्वायर्ड है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की खासियत क्या है, बर्थ से आदमी उसका, या बर्थ भी नहीं, बर्थ भी गलत वर्ड है, कंसेप्शन से आदमी उसका हिस्सेदार बन जाता है। एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में उसका पार्टनर बन जाता है, उसका हिस्सेदारी हो जाती है, और डेथ से उसका हिस्सा चला जाता है। तो ये मूविंग हिस्सा होता है इसमें। ये आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इसमें 1/8 है। अगर किसी की डेथ हो गई तो तुम्हारा 1/12 हो जाएगा, और नया बच्चा पैदा हो गया तो कम हो जाएगा। तो ये बदलता रहेगा, राइट। तो ये फ्लक्चुएटिंग आपका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में। एक चीज़ अभी आपने बोली गिफ्ट को लेकर के, मेरा सवाल अब ये है कि सर अगर कोई संपत्ति वसीयत, गिफ्ट या बिक्री के जरिए अगर ट्रांसफ़र हुई है तो वो फिर पैतृक रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। एक बार विल, गिफ्ट या किसी भी तरह बस और तरीके से सेल से आ गई किसी के पास, तो वो पैतृक नहीं रही। अब वो नॉन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई। तो जैसा अभी आपने कहा कि वो अनडिवाइडेड होनी चाहिए, अगर कोई संपत्ति मौखिक रूप से या लिखित रूप से, पहले तो क्या लिखित रूप से ही होनी चाहिए, अगर एक बार डिवाइड हो गई या बंटवारा हो चुका है तो इसका मतलब कि वो पैतृक संपत्ति नहीं रह जाएगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। जैसी डिवीजन हुआ, एंसेस्ट्रल खत्म हो गया। हमारे यहाँ भ्रांतियाँ हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे ग्रैंडफादर ने खरीदी, मेरे ग्रैंडफादर से मेरे फादर पे आई, अब क्योंकि ये फादर को ग्रैंडफादर से मिली है इसलिए मेरा इस पर जन्म सिद्ध अधिकार है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर ये सिंगल फादर के नाम आ गई, इसका मतलब बंटवारे की भी जरूरत नहीं है, अब तो एक नाम पे आ गई, राइट। अब ये क्या हो गई, ये फादर की सेल्फ एक्वायर्ड है, वो तुम्हें दे या किसी बाहर वाले को दे दे, तीसरे जने को, उसका पूरा राइट है। तो फादर के सामने चौड़ा होने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अब उनका राइट है 100% उसके ऊपर, वो किसी को भी दे सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ना तो ये बात बेटे को पता है ना फादर को पता है कि ये एंसेस्ट्रल नहीं रही, तो वो भी सोचते हैं कि ये एंसेस्ट्रल चली आ रही है, इसका तो अधिकार जन्मसिद्ध का है, बच्चा भी मान के चल रहा है कि जन्मसिद्ध अधिकार है, जबकि नहीं है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई आपने। तो जो लोग भी ना अपने मतलब इनकी नज़रें लगी हुई हैं कि ये बाप दादा की संपत्ति है, तो बना करके रखिए संबंध, तो ऐसा ना हो कि कल को पता लगे कि आप इस उम्मीद में पाल के बैठे हो कि ये संपत्ति तो मेरी होगी, क्योंकि पैतृक संपत्ति है, वो है नहीं दरअसल। वो अगर पिताजी का मूड खराब हुआ तो फिर आप बाहर हैं। आप सर सवाल अब यहाँ पर ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति पैतृक संपत्ति को ही खरीदना चाहता है तो उसे किस तरीके से दस्तावेजों की और बाकी तमाम तथ्यों की जांच किस तरीके से करें, इन्वेस्टिगेट कैसे करें? तो एज अ रूल मैं तो कहता हूँ पैतृक संपत्ति नहीं खरीदनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, राइट। अगर खरीदनी ही पड़े तो कुछ सावधानियां बरतें। सबसे पहले जितने उसमें मेंबर्स हैं उन सबके सिग्नेचर जरूर होने चाहिए सेल डीड पे। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, माइनर की। मैंने कहा ना, एक बच्चा अपनी माँ के पेट में उसका पार्टनर बन जाता है, अब उसके बिहाफ पे कौन साइन करेगा, राइट। और जब ये बच्चा बड़ा होगा ये कहेगा जी मेरा हिस्सा तुमने कैसे बेच दिया, तो इसका मतलब इसमें पेज जरूर फंस सकता है, राइट। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, पैतृक संपत्ति है तो उनसे कहिए पहले डिवीजन करो, और जो डिवाइड हो जाए क्लियर उसको ले लो, जो बाकी है उसको छोड़ दो। बड़ी क्लियर सी बात है, मतलब ये कानूनी राय है। वैसे प्रैक्टिकली लोग कुछ भी करते हैं, वो अलग बात। नहीं बात सही है। तो इस बात का छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको आगे चल के काफ़ी परेशानी में डाल सकते हैं। इनका बहुत ध्यान से जो है आप इन बातों को सुनिए, देखिए, समझिए, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है। अब सर एक हमने देखा कि साल 2005 में जो संशोधन हुआ था उसके बाद बेटियों को पैतृक संपत्ति में जो है हिस्सा मिलने लगा, तो क्या कानूनी अधिकार उनको कोई मिलता है बेटियों को, और साथ ही साथ पोते पोतियों, नाती नातियों, इन सब का भी कोई अधिकार होता है? तो इसको डिटेल से समझते हैं। 2005 में
हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने मैरिड डॉटर्स को सेम राइट दिया जो मैरिड सन्स का। तो जो आपके बेटे का अधिकार है संपत्ति में, वही आपकी बेटी में का अधिकार है, चाहे वो मैरिज हुई हो या ना हो। राइट। अब यहाँ तक तो ठीक है, मैरिड डॉटर। क्या मैरिड डॉटर के बच्चों का भी वही अधिकार है जो मैरिड सन के बच्चों का है? बिल्कुल है जी। तो आपके नाता नाती का भी वही अधिकार है जो आपके पोता पोती का है। पर मैरिड डॉटर के बच्चों का कोई अधिकार नहीं है, वहीं पे खत्म हो जाता है। मैरिड सन और उसके बच्चों का अधिकार चलता रहता है, मेल लीनियज में चलता रहेगा। डॉटर में खाली उसके बच्चों तक है। तो अगर वो बच्चे समझदार होंगे तो वो उसका डिवीजन अपने लाइफ टाइम में कर लेंगे, क्योंकि अगर उनकी डेथ हो गई बिना डिवीजन के तो ये मेल की तरफ चला जाएगा, मामा की तरफ। अच्छा, है ना। तो ये सब चीज़ समझने की है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे पहले आपने कहा कि वो बीच में अगर कोई फीमेल आ गई तो वो उसको हम पैतृक संपत्ति नहीं मानेंगे। तो उसको अगर उससे जोड़ करके देखें तो मतलब अभी भी थोड़ी सी और क्लैरिटी अगर आप ला सकेंगे। नहीं, तो मैरिड डॉटर का अधिकार है और मैरिड डॉटर की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसके बच्चों का अधिकार है। ठीक, बच्चों तक ही है, उसके बच्चों तक का है, उसके हस्बैंड का अधिकार नहीं है और उसके पोता पोती का कोई अधिकार नहीं है। ओके। उस लेडी के। चलिए, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना कानूनी पेंच वाली, ये जानते रहिए, समझते रहिए। अब यहाँ पर एक और सवाल उठ कर के आता है कि अगर किसी महिला की पैतृक संपत्ति मान लीजिए कि है और उसमें पति का कोई अधिकार होता है, नहीं होता है, और इस पर किस किस का हक होता है? तो एक मैरिड इंडियन वुमेन का, तो एक मैरिड इंडियन वुमेन में जो अगर वो हिंदू है, पहले डिसाइड करिए वो हिंदू है, क्योंकि इंडिया में जो सक्सेशन लॉज हैं वो रिलीजन बेस्ड है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा आपका धर्म क्या है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपका धर्म हिंदू है, तो एक हिंदू मैरिड वुमेन में उसके लीगल हेयर्स कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले उसका हस्बैंड, उसके बाद उसके बच्चे। बच्चों में इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो बच्चा मेजर है या माइनर है, मैरिड है अनमैरिड है, लड़का है या लड़की है, एडॉप्टेड है या बायोलॉजिकल है। बच्चा है तो उसका अधिकार है। और अगर किसी बच्चे की डेथ हो गई हो जिसके बच्चे अभी अलाइव है, मैं वाइफ नहीं कह रहा या हस्बैंड नहीं कह रहा, अगर आपके किसी बच्चे की, आप एक हिंदू फीमेल हैं और आपके एक बच्चे की डेथ हो गई, पर जिस बच्चे की डेथ हुई उसके बच्चे अलाइव हैं, तो ये जो बच्चा जिसकी डेथ हुई ये भी बराबर के हिस्सेदार है और इन सब में बराबर बांट दिया जाएगा। समझ लो आपके हस्बैंड एक है, दो बच्चे हैं और एक बच्चा ऐसा है जिसकी डेथ हो गई और उसके बच्चे अलाइव हैं, तो समझो कितने हिस्से हो गए? 4। सबका 1/4 हिस्सा है। अब जिस बच्चे की डेथ हुई उसके 2 बच्चे थे, तो उन दोनों बच्चों को 1/8वां हिस्सा मिल जाएगा। उनको अपने पेरेंट्स के हिस्से के एवज में हिस्सा मिलेगा, तो 1/8 हो जाएगा। तो यही एक लीगल हेयर्स है हिंदू फीमेल के। पर हिंदू फीमेल की जब आपने बात करी ना लीगल हेयर्स की, तो 2 बातें ऐसी हैं जो हर एक मेल को पता होनी चाहिए, राइट? जब वो हिंदू फीमेल के बारे में बात कर रहे, पहली ये है, अगर एक हिंदू फीमेल की डेथ हो जाए, ऐसे समय पे डेथ हो कि उसके बच्चा कोई जिंदा नहीं है पर उसका हस्बैंड जिंदा है, ठीक है ना? एक हिंदू फीमेल के हस्बैंड अलाइव हैं, बच्चे कोई भी अलाइव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जितनी प्रॉपर्टी उसको अपने पेरेंट्स की तरफ से मिली, चाहे विल से मिली हो, गिफ्ट से मिली हो, शादी से पहले मिली हो या बाद में मिली हो, वो सारी प्रॉपर्टी वापस पेरेंट्स की फैमिली में जाएगी, हस्बैंड को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये लॉ है। तो ये तो अब तक लोग यही समझ के चलते थे कि महिला की जो संपत्ति मिली है या जो उसे मायके से जो भी गिफ्ट या जो भी चीज़ें मिलती हैं तो उसको उस पर हक जो है वो पति का होता है। नहीं होता, वो कानूनी हक नहीं। वो हक मिलता है अगर बच्चे हों तो। अगर बच्चे नहीं हो तो मतलब एक आदमी है उस फ्लैट में रहता है जो उसकी वाइफ को उसके फादर इन लॉ ने गिफ्ट किया था या विल से दिया था, और जब उनकी डेथ होती है बच्चा कोई अलाइव नहीं है दोनों कपल का, तो अब ये फ्लैट वापस करना पड़ेगा। तो जितने लोग ये कहते हैं जी मुझे अपनी वाइफ की विल क्यों बनवानी चाहिए, इसलिए बनवानी चाहिए। अगर वाइफ विल कर दे हस्बैंड को तो मिल जाएगा, फिर वापस नहीं जाएगा। तो यानी अगर बच्चे की डेथ हो गई हो या फिर बच्चे नहीं हो, दोनों कंडीशंस में हस्बैंड का कोई हक नहीं बनता है ऑन पेरेंट्स प्रॉपर्टी। पेरेंट्स, हाँ ऑब्वियसली, मतलब वाइफ की प्रॉपर्टी पे हक है, सेल्फ एक्वायर्ड पे, हस्बैंड की दी हुई पे अधिकार है, पर जो पेरेंट्स की साइड से आई है उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब दूसरी बात बताता हूँ, आपने फीमेल वाली बात करी है ना, अब मैं सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स करता हूँ। एक हिंदू फीमेल है, उनके ना तो हस्बैंड अलाइव है ना बच्चे अलाइव है, और उन पे बहुत सारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है।
जो अपनी मेहनत से कमाई है, तो उनकी डेथ के बाद किसको जानी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से या तो उनकी फैमिली को ही वापस, पेरेंट्स को। पेरेंट्स पेरेंट्स को नहीं जाएगी। अच्छा, पेरेंट्स को नहीं जाएगी। ये लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड को जाएगी। अब लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड में हस्बैंड भी नहीं जिंदा, बच्चे भी नहीं जिंदा, तो किसको जाएगी? उनके सास हस्बैंड को। की मदर को सारी प्रॉपर्टी उसकी सास को मिल जाएगी। और ये बात आप एक हिंदू फीमेल को बता दो वो तभी विल बना देंगी। हाँ, नहीं, ये- यहीं तो नहीं जानी चाहिए थी और वहीं जा रही है। कहीं भी जाती, यहाँ जा रही है तो यहाँ जा रही है तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है ना? तो जो मोटिवेशन है विल बनाने का हिंदू फीमेल को, वो लॉ में ही मौजूद है। आपको तो खाली लॉ बताना है उनको, वो तभी विल बना देंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही, और ये बहुत लोगों को, मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अगर मान लीजिए कि परिवार का जो मुखिया है, क्या ये पॉसिबल है कि वो बिना किसी सदस्य की सहमति के जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति, उसे बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? जनरली नहीं बेच सकता, पर कुछ विशेष अवस्थाओं में कारणों से बेच सकता है। पहला कारण है अगर कोई लीगल नेसेसिटी हो। लीगल नेसेसिटी मतलब कि सपोज परिवार में बहुत सारा कर्ज हो गया, उस कर्ज को पूरा करने के लिए कर सकता है। अगर किसी बेनिफिशियरी की बहुत ज़्यादा मदद करने की जरूरत हो, किसी बच्चे की शादी करनी हो, किसी बच्चे की पढ़ाई के पैसे देने हो, लड़की की शादी करनी हो, तो बेच सकता है। और तीसरा है अगर एस्टेट को कोई रिस्क आ जाए कि यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ये बंजर हो गई ज़मीन, तो मैं इसे बेचकर एक उपजाऊ ले लूँगा इसकी जगह, उन कारणों में से। नहीं तो उसको बाकी को पार्टनर्स जो बाकी और जो ओनर्स हैं उनसे कंसेंट लेना कंपलसरी है। ठीक सर, अब यहाँ पर अभी जो एक चीज़ का आपने जिक्र किया नाबालिग बच्चे को लेकर के आपने, तो उस सवाल पे दोबारा लौटते हैं कि अगर घर में जैसे कोई पैतृक संपत्ति पे अगर नाबालिग बच्चे का हक हो, हिस्सा हो, तो उस प्रॉपर्टी को बेचते हुए वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले अगर आप वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसमें नाबालिग बच्चे का अधिकार है, तो बेटर ना खरीदें। ठीक है, खरीदनी ही हो तो सबसे पहले उसके माता पिता से कहें कि आप कोर्ट में जाके परमिशन लेके आएँ कि यू आर अलाउड टू सेल इट। माता पिता को भी एक माइनर बच्चे की प्रॉपर्टी सेल करने का कानूनी अधिकार नहीं है अनलेस कोर्ट ने उन्हें परमिशन दी होती। और कोर्ट की परमिशन में टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, और आपको एक रीज़न बताना पड़ेगा परफेक्ट कि मैं यूँ बेचना चाहता हूँ, है ना? आप कहते हो भाई मुझे इसको पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो प्रूव करो कि आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए चाहिए। आप बेसिक बात समझिए, माइनर कैन होल्ड प्रॉपर्टी बट कैन नॉट कंट्रोल प्रॉपर्टी। ये बेसिक रूल है। माइनर ओन तो कर सकता है, कंट्रोल किसका होगा? पेरेंट्स का होगा। और पेरेंट्स के कंट्रोल में भी लॉ उसको पेरेंट्स को बाइंड करता है कि भाई ये माइनर का हिस्सा है, ये माइनर का हिस्से के साथ आप गलत कुछ नहीं कर सकते। ये आपको कोर्ट की परमिशन, कोर्ट मतलब समाज, हाँ, समाज की परमिशन चाहिए, उसके बाद ही आप उससे आप बेच सकते हो या कुछ कर सकते हो। तो अब बहुत ध्यान से कभी भी माइनर की प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो जरूर करिए। इसमें एक मैं आपको और बात बताता हूँ। व्हाट इज द एज ऑफ माइनॉरिटी? 18 से कम सबके लिए 18 नहीं होती। अच्छा। ये भी बहुत बड़ी गलती है लोगों की। अगर एक बच्चों की पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो ऐसे बच्चे की एज ऑफ मेजोरिटी 18 की जगह 21 हो जाती है। अच्छा, अगर 18 से पहले उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाए, इसका मतलब उसका नेचुरल गार्डियंस की डेथ हो गई, तो उसके कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन होंगे और कोई गार्डियन होगा। तो अब ये बच्चा 21 साल में मेजर होगा। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसकी उम्र 18 से नीचे या 21 से नीचे है, और आपको पता चल जाए इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, मत खरीदो, मत खरीदो। क्योंकि अगर वो बेच भी देगा तो आपने किससे खरीदी? माइनर से। और माइनर से कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो है, पैसे भी नहीं मांग सकते वापस, वो तो बच्चा था, आप तो मेजर थे ना, आपने बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का जब आप कानूनी रूप से बात करते हैं ना। ये खरीदने वालों को तो बता दिया आपने बहुत सारी चीज़ें, जो बेचने चाह रहा है कि मतलब चलो ठीक है बच्चा ही तो है, हम इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, और सामने वाले लापरवाही कर रहा है, बेचते समय किन बातों का ध्यान रखें? आप उसमें लिखिए सेल डीड में ये माइनर है और इसके बावजूद आप खरीद रहे, उसके ऊपर डालिए, नहीं तो कल को वो कहेगा माइनर की प्रॉपर्टी तुमने कैसे बेच दी। तो अगर आप वो कानूनी दस्तावेज में ही डाल देंगे भाई माइनर है, मैंने पहले ही बता दिया प्रॉपर्टी में उसका अधिकार है और मैंने कोर्ट से परमिशन नहीं ली हुई, अब अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, तो आप लीगली तो सेफ हो गए ना, आपने छुपा के नहीं बेचा। ठीक। अब सर, अगर कोई व्यक्ति पैतृक संपत्ति में से अपने हिस्से की वसीयत करने के लिए सक्षम है, क्या उसके लिए अधिकार है उसके पास?
हाँ, आप अपने हिस्से की वसीयत कर सकते हैं पैतृक संपत्ति में, पर आपका हिस्सा क्या है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ है, 4 बच्चे, तो अब इसके कितने हिस्से होंगे? 1/6 हर एक का है ना, एक उसका, एक उसकी वाइफ का, 4 बच्चों का। जी। अब 1/6 हर एक बेटे का हो गया, उसके 3 बच्चे हैं हर एक बेटे के, तो इसका मतलब अब इसका कितना रह गया? 1/18 रह गया। उस 1/18 की आप वसीयत कर सकते हो, बाकी तो आपका है ही नहीं। जो आपका है नहीं उसकी वसीयत कैसे कर लोगे? ये भी बड़ा टेक्निकल मामला है। खैर, अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि पैतृक संपत्ति की अगर जब हम वसीयत करने जा रहे हैं तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर कोई गलती ना हो? आप क्या सलाह देंगे? नहीं, तो पैतृक संपत्ति की वसीयत जैसी और वसीयत होती है वैसी ही होती है। खाली एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें अपना हिस्सा मत मेंशन करिए। इसमें लिखिए मेरा जो भी हिस्सा होगा मेरी डेथ के टाइम वो मैंने इसको दिया, क्योंकि मैंने पहले बताया हिस्सा फ्लक्चुएटिंग है। आज 1/12 है, हो सकता है किसी की डेथ हो गई वो 1/6 रह गया, हो सकता है कोई आदमी पैदा हो गया वो 1/24 हो गया। तो आप उसको फ्लक्चुएटिंग हिस्से को आप मेंशन मत करिए, उसे रोक के मत रखिए। आप कहिए मेरा जो भी हिस्सा इस संपत्ति में है एट द टाइम ऑफ माई डेथ, वो मैं इस अपने बाद इसको दे रहा हूँ या इन 2 लोगों को दे रहा हूँ। तो उसको आप कंस्ट्रेंट करेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। तो उसको फ्लक्चुएटिंग रहने दीजिए। ठीक। मेरा जो भी अधिकार है वो है, बाकी तो जो बाकी सावधानियां रखनी होती हैं कि आप व्यस्क होने चाहिए, मेंटली साउंड होने चाहिए, 2 गवाहों के सिग्नेचर होने चाहिए, उसको रजिस्टर कराना अच्छा रहता है, वो सब चीज़ें तो करनी है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को वसीयत में कोई संपत्ति मिल गई, उस संपत्ति को भी क्या हम कहेंगे कि ये हमारी जो है पैतृक संपत्ति माना जाएगा या उसको नहीं मानी जाएगी? नहीं, वसीयत से मिली हुई संपत्ति तो एंसेस्ट्रल होती ही नहीं। अच्छा। हाँ, पर हाँ, मैं अपनी पर्सनल संपत्ति को HUF में डालकर पैतृक बना सकता हूँ। वो गिफ्ट टू एन HUF होती है, तो अब वो पैतृक की तरह काम करेगी, पर उसकी प्रॉपर डीड वगैरह आपको बनानी पड़ेगी। और आप ऐसा क्यों करेंगे ये मुझे नहीं पता। अच्छा, पैतृक संपत्ति का अगर हम बंटवारा करने जा रहे हैं तो क्या आपसी सहमति और कोर्ट के जरिए जिस भी तरीके से हम करें तो उसमें किन बातों का ध्यान किया जा सकता है, कैसे किया जाता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जैसे आपने पूछा कि मुझे बेचनी है पैतृक संपत्ति, तो सबसे आसान तरीका क्या है? फैमिली एग्रीमेंट कर लें आप, और फैमिली एग्रीमेंट को आप रजिस्टर करा दें और उसमें कह दें कि हम सब मिलके बेच रहे हैं और हमारा अनडिवाइडेड हिस्सा हम इसमें दे रहे हैं। तो फैमिली एग्रीमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप जो आप पैतृक संपत्ति को बेचने में लगा सकते हैं। पर हाँ, बाई चांस आपस में एग्रीमेंट ही नहीं हो रहा, राइट, एग्रीमेंट नहीं हो रहा, तो अब कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करिए। कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करें, कोर्ट हर एक का हिस्सा बता देगा, जिसका हिस्सा आया वो अपना सेल कर दे उसको, राइट। तो 2 ही तरीके हैं, पर अच्छा हमेशा यही होगा, मैं बार कहता हूँ कि फैमिली एग्रीमेंट हो। कोर्ट का रास्ता बहुत महंगा, बहुत मेंटली टॉर्चरिंग रास्ता है ना। मैं हमेशा कहता हूँ गम खा लो गम खा लो, थोड़ा बहुत गम खा लो और अपने बच्चों को क्लीन स्लेट देके जाओ, झगड़ा मत देके जाओ। और पैतृक संपत्ति एक झगड़ा है, क्योंकि मैं तो कहता हूँ जब 2 बच्चे एक घर में नहीं रह सकते, एक प्रॉपर्टी में कैसे रहेंगे? और इसमें तो कई पीढ़ियां रह रही हैं, कई पीढ़ियों का अधिकार है। तो आप समझो कितना वैसी चीज़ है, कॉम्प्लेक्स। इसीलिए धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है, कानून है, वो पैतृक संपत्ति को कम कर रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा ना एक बार डिवाइड हो गई पैतृक नहीं रहेगी। तो वो क्या कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि पैतृक संपत्ति कम हो, जिससे कि कोर्ट में ऐसे मामले जाने कम हो जाए। ये काफ़ी सही बात करें आप। लेकिन अब सर, अब मान लीजिए किन्हीं कारणवश मान लीजिए पारिवारिक आपसी सहमति नहीं बन पा रही है और बंटवारा भी हमको करना है उस संपत्ति का, तो फिर उसके बाद क्या विकल्प बचते हैं और क्या कानूनी रास्ता लोगों के पास उपलब्ध रहता है? जिस भी व्यक्ति का इस पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार है, शेयर है, वो कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाकर पार्टीशन सूट फाइल कर सकता है और जज अब उनका हिस्सा उसको निकाल के दे देंगे। तो पार्टीशन सूट इज द वे टू टेक योर शेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड डिवाइडेड शेयर। अब ये डिवाइडेड हो गया, क्योंकि एक बार पार्टीशन हो गया, अब ये पैतृक नहीं रहेगी। डिवाइड होती ही तो अब ये, इसमें एक वर्ड यूज होता है मीट्स एंड बाउंड्स। ओके, मीट्स एंड बाउंड्स का मतलब हुआ मुझे पता है कि मेरे कौन सा वाला पार्ट है ना, उसकी आप उसकी पैमाइश आ जाती है ना, इस राइट पे ये है, उसके नॉर्थ में ये है, ईस्ट में ये है, तो हदबंदी जब हो गई, अब ये एंसेस्टर नहीं रही, अब तो ये आपका हिस्सा पता चल गया तुम्हारा ये वाला पार्ट है। तो अब जैसी पार्टीशन होगा वो एंसेस्टर नहीं रहेगी प्रॉपर्टी, वो अब सबकी इंडिविजुअल हो जाएगी। ठीक।
अब अगला प्रश्न आता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिता का निधन एक साल में हो गया, मान लीजिए 2002, हम उसे मान के चलते हैं 2002 में हो गया, तो क्या 2005 के संशोधन के आधार पर वो पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सा मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है? नहीं, देखिए, अगर पिता की डेथ कभी भी हुई हो, बेटी का अधिकार है, प्रोवाइडेड डिवीजन न हो, है ना। पिता की डेथ का टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, अगर 2005 से पहले डिवीजन हो चुका था तो अब बेटी का अधिकार नहीं, अब तो सब बढ़ गया, अब वो एंसेस्टर रही नहीं। पर अगर 2005 के बाद आज तक वो अनडिवाइडेड चल रही है, पिता की डेथ कभी भी हुई हो, अब ये एंसेस्ट्रल ही है और बेटी का वही अधिकार है जो बेटे का अधिकार है। ठीक। अब एक बात बताइए कि एक घर है जिसमें कि एक भाई अकेले एक किसी पुश्तैनी घर में रह रहा है और वो बंटवारे को लेकर के किसी तरह की बातचीत कर ही नहीं रहा है, तो बाकी भाई बहनों के पास क्या विकल्प बनता है और वो उन्हें क्या करना चाहिए सामान्य? तो पहली कोशिश करनी चाहिए फैमिली एग्रीमेंट की, हम किस तरीके से एग्रीमेंट साइन कर लें। अगर नहीं होता तो पार्टीशन सूट फाइल करें कोर्ट में जाके, तो वही विकल्प है, फिर कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट का ही रास्ता, कोर्ट का रास्ता है। और अगर मान लीजिए कि जो पिता की जो वसीयत है उसमें पुश्तैनी संपत्ति का पूरा हिस्सा वो अगर उठा करके सिर्फ एक ही बेटे को दे दे, उसके बाद फिर बाकी बच्चों का हक बचेगा या पूरी तरीके से समाप्त मान लिया? एक बात बताइए, आप किसी और की चीज की वसीयत बना सकते हैं? तो आपका जितना हिस्सा था वहां तक तो वसीयत ठीक है, राइट। आपका बच्चा अपने माँ के पेट में उसका हिस्सेदार बन जाता है, राइट। तो आप उसका हिस्सा कैसे वसीयत में दे सकते हो? अगर ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, मेल लीनियज से आ रही है, गिफ्ट विल नहीं हुआ और एंसेस्ट्रल चल रही है, तो आपका हिस्सा उतना ही है जितना आपके बच्चे का है। अगर आपके बच्चे का 1/12 है तो आपका भी 1/12 ही है, क्योंकि उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, वो तो बराबर ही बट रहा है। तो अपने हिस्से की तो वसीयत पिता किसी को भी कर सकता है, बाहर वाले को भी कर सकता है, पर बाकियों की वसीयत तो उसकी इनवैलिड है ना। जो चीज़ आपकी है नहीं तो आप कैसे वसीयत में दे सकते हो? तो वो इनवैलिड ही है, अगर उन्होंने करने की कोशिश भी की या किया हो, कोई तो उसकी वैलिडिटी नहीं है, कोई वैलिडिटी। कोई वैलिडिटी। ये चीज़ समझने वाली है कि मतलब बहुत लोग कहते हैं ना कि उन्होंने उठा करके अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है एक ही बच्चे को दे दी, वो इसको आप कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हैं। क्यों सर? बिल्कुल चैलेंज मतलब कर सकते हैं, करना चाहिए, करना चाहिए, हाँ, वो तो उनके ऊपर है। वो तो उनके ऊपर है। हाँ, तो अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और काफ़ी दिलचस्प ये पूरा मामला वसीयत और एंसेस्टर संपत्ति को लेकर के होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर संपत्ति का बंटवारा पहले ही हो चुका हो और कोई एक सदस्य कह रहा है कि वो सही तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है, अनुचित उसे मान रहा है, तो कोर्ट में क्या उसे चैलेंज करने की कोई उसके पास ऑप्शन है? हाँ, नहीं, आप अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप कोर्ट में चैलेंज करें उसे, तो वो तो आपके का हमेशा अधिकार रहता है, राइट। वो चैलेंज जीतेंगे या नहीं वो अलग बात है। हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके फादर और उनके भाइयों ने मिलकर एक फैमिली एग्रीमेंट साइन कर लिया। फैमिली एग्रीमेंट अगर साइन कर लिया तो अब वो आपके पहुंच से बाहर हो गया। तो वो किस तरीके से बंटवारा हुआ, चाहे वो अनइक्वल भी हुआ हो, फैमिली एग्रीमेंट को कोर्ट्स बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि कोर्ट के हिसाब से सबसे अच्छा समझौता हुआ है जो परिवार में होता है। जो कोर्ट में आके समझौता होता है वो अच्छा नहीं मानते। तो फैमिली एग्रीमेंट इज़ वेरी वेरी वैल्यूबल। अगर आप देखिए किस तरीके से बंटवारा हुआ तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक। इस बीच अगला प्रश्न जब ये है कि अगर दादा या फिर किसी भी पूर्वज ने अपनी वसीयत में पुश्तैनी संपत्ति का हिस्सा किसी दूर के रिश्तेदार को मान लीजिए कि दे दिया है, तो क्या परिवार के सदस्यों इसे चुनौती दे सकते हैं? हालांकि इसका उत्तर काफ़ी हद तक आपने दिया है। तो दादा अपना हिस्सा तो दे सकते थे, लेकिन पूरी संपत्ति नहीं दे सकते। हाँ, पर हो सकता है उस टाइम एंसेस्ट्रल ना हो, इसलिए उन्होंने दे दिया। आप मान रहे हो एंसेस्ट्रल है, तो देखना पड़ेगा उस टाइम वो एंसेस्ट्रल थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो वो किसी को भी दे सकते हैं, थी तो नहीं दे सकते, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि भाई हमारा हिस्सा दो। तो ये मतलब कोर्ट में जाने से पहले इन सब चीज़ों को इनकी इंक्वायरी कर ले, हाँ, तब जाना चाहिए। बिल्कुल आपको उसका वो पूरा निकालना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स, कौन कौन उस टाइम फैमिली मेंबर था, उसका कितना हिस्सा था, क्योंकि डेथ के बाद भी हिस्सा तो रहता है ना उसकी, उनके लीनिएज का। तो आपको देखना पड़ेगा कितने हिस्सेदार हैं, उनसे कंसेंट लिया था या नहीं दिया था, तो बहुत सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके आगे बढ़िए, तो मतलब तभी मतलब ऐसा ना हो कि आगे चल करके आपके लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाए, आप चैलेंज करने का कोर्ट में। तो अच्छा, अगर किसी पिता ने बिना बच्चों से बातचीत किए, बच्चों की सहमति के पुश्तैनी ज़मीन का हिस्सा कुछ बेच दिया है, तो क्या बच्चे उस बिक्री को कानूनी रूप से चुनौती दे पाएंगे? यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा या कुछ और? नहीं, तो बेसिकली पिता ने क्यों बेचा, मैंने कुछ
कुछ कारण बताए जिसमें पिता को बेचना अलाउड था, है ना। अगर वो लीगल नेसेसिटी था, कर्ज चुकाने के लिए दिया, किसी बेटी की शादी करने के लिए दिया, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रिस्क आने वाला था इसलिए बेच दिया, अगर उन कारणों से बेचा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उन कारणों को वो प्रूव ना कर पाएं कि भाई इस कारण से बेचा था या आपको पता नहीं चले, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। सर आज का विषय काफ़ी दिलचस्प था और मुझे लगता है कि थोड़ा टेक्निकल था, तो मुझे जो हमारे जो दर्शक हैं वो एक बार नहीं 2 बार 3 बार इस कार्यक्रम को देखें, समझें और उसके बाद घर में जो भी टेंशन चल रही है, जो आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, उसको लेके अगर आप कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो उसके बाद कोई निर्णय लीजिए, वकील से अपने संपर्क करने के बाद। सर चलते चलते 2 3 4 बातें महत्वपूर्ण, अगर इस पूरी चर्चा को समाप्त करना हो तो आप क्या कहेंगे, किन बातों का मुख्य तौर पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले जांचिए क्या ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है या नहीं। 90% तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जिसको आप एंसेस्ट्रल मान रहे हो एंसेस्ट्रल है ही नहीं। अगर एंसेस्ट्रल है प्रॉपर्टी तो आज की डेट में इसे डिवाइड करना आपकी अगली पीढ़ी के लिए बेटर हो सकता है इसे अनडिवाइडेड छोड़ने से, क्योंकि आप अगली पीढ़ी को एक साफ चीज़ दे के जा रहे हो, राइट। तो कोशिश करें फैमिली एग्रीमेंट क्रिएट होता हो तो क्रिएट करें और प्रॉपर्टी को नॉन एंसेस्ट्रल पर्सनल प्रॉपर्टी बनाएं फैमिली की, और एंसेस्ट्रल का टैग उस पर से हटाने की कोशिश करें, राइट। अगर ये इमोशनल प्रॉपर्टी नहीं है, कई बार कैसे क्या होता है हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है जो इमोशनल प्रॉपर्टी है। मेरे गांव में घर है, पांच पीढ़ी से चला रहा है, अब ये एंसेस्ट्रल है, इसकी फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है हमारे लिए, इसकी इमोशनल वैल्यू है। तो हो सकता है इसको तो मैं डिवाइड ना करूँ, मैं कहता हूँ भाई फैमिली में फिर हम फैमिली डाइटी ट्रस्ट बनाते हैं, एक ट्रस्ट बनती है स्पेशल इन प्रॉपर्टीज़ को वो करने के लिए, वो बेटर तरीका है इसको होल्ड करने का, देन उसे एंसेस्ट्रल छोड़ दीजिए। तो बेसिकली आप देखिए कि आपको इस संपत्ति को पहली कोई तो नीचे एंसेस्ट्रल हटा दीजिए, इसमें डिवीजन करिए, राइट। और समझौता में हमेशा कहता हूँ बेटर है देन फाइटिंग, कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके समझौता होता है, क्लीन स्लेट होती है, तो उसे आप मेंटल पीस मिलेगा और आगे की जनरेशन आपको उसकी दुआएं देंगी। थैंक यू बोलेगी, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो इन बातों का ध्यान रखें, कोशिश करें आपसी सहमति से मिलजुल करके चीज़ों का निपटारा हो जाए, वो सबसे बेहतर विकल्प है। कोर्ट में जाने पे मानसिक जो आपको चैलेंज होंगे वो तो होंगे ही होंगे, बाकी भी चुनौतियां बहुत सारी आती हैं। सर ये बड़ा दिलचस्प विषय आज हमारे सामने आपने दर्शकों को समझाया, सुलझाया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो अब इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई सवाल है स्टेट प्लानिंग को लेकर के तो आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, और आप किसी विशेष विषय पर आप अगर चर्चा करना भी चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं उस विषय को लेकर के बारे में, तो दीपक सर से को लेकर के हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ESTAT स्टेट लिख करके हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9354027995 9354027995। अगर किसी विशेष विषय पर आप अगर बातचीत सुनना चाहते हैं या डिस्कशन चाहते हैं तो उस विषय को डिटेल में हमें भेजें। आपका कोई महत्वपूर्ण सवाल है किसी विषय को लेकर के वो भी हमें भेजें, और सवाल थोड़ा सा डिटेल में भेजेंगे क्योंकि ये बड़े टेक्निकल इशू होते हैं। एक भी छोटी सी मिस इन्फॉर्मेशन आपके उत्तर को शायद कहीं और से कहीं और चली जाएगी, तो इसलिए प्रश्न जो है अपना बहुत विस्तार पूर्वक डिटेल में भेजें ताकि दीपक सर के सामने हम वो केस स्टडी रख सकें। तो चलिए अब जो है आज के कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम आपको बता देते हैं फटाफट कि आखिर में हमने आज के कार्यक्रम में क्या समझना, क्या जाना। हमने ये समझा कि पैतृक संपत्ति शब्द जितना आम है वो उतना कॉम्प्लेक्स भी है। कानूनी हकीकत से अनजान होकर के आप जो फैसला लेंगे वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि हर संपत्ति पुश्तैनी नहीं होती है और हर हक स्वतः नहीं मिलता है। समझदारी से सोचें, दस्तावेजों को जांचें और कानून की राय लेकर के ही कोई कदम उठाएं और फैमिली में ही मामला निपट जाए तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं है। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई संपत्ति गाथा के साथ, एक नए विषय के साथ, और हमारे खास मेहमान दीपक जी हमारे साथ रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।